आखिरी किनारे पर तान्या ताई नॉवल किस्त नंबर 6। पूरे चांद की चांदी में शब के आखिरी हिस्से में वो जिंदगी भर रहा था। अचानक एक हसीन दिलफरेब सी धुन पर वो उठ बैठी। वो धुन इतनी हसीन थी कि वो खुद को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर गई। उसने पर्पल कलर की कुछ पॉल्ड सी नाइटी की दोनों डोरियों को अपनी खूबसूरत हाथों की पतली सी मोमी उंगलियों से बांधा और बालों को गर्दन पर से समेट कर वो आवाज़ के ताबुक में चलती अपनी बालकनी में आ गई। ये सिर्फ एक धुन थी, एक जादुई धुन। रूह ने चांद की जानिब देखा, फिर उस चांद की चांदी में बैठे शख्स को। उस घर की हर दीवार सफ़ेद थी, बिल्कुल बेदाग, और यकीनन वो माफिया में था। वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, उसका दिल एकदम धड़का। कितना अजीब और इसरार सा इंसान था। रात का आखिरी पहर था, हवा काफ़ी दिलकश थी, जैसे उसके चेहरे को छूकर लौटते हुए वो रूह के चेहरे को भी छूती थी। उसकी पर्पल नाइटी घुटनों से कुछ ऊंची थी। वह टांगों को समेटी ठंडी ग्रिल पर कोहनियाँ रखे उस पर हाथ रख गई और आंखें बंद कर ली। इससे ज़्यादा सुकून भरा म्यूजिक उसने कभी सुना ही नहीं था। वो गिटार पे धुन बजाते हुए पलटा और सामने का मंजर देखकर ठहर गया। वो जो भी थी, चांदनी रात में खुशबू बिखेरती हवा सी लग रही थी। जैसे बेसात देखकर ठहर गया, वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट जैसे सुबह शादी की पहली किरण, नरम, रोशन और दिल को छू लेने वाली। उसके बाल जैसे स्याह रातों में बादलों का रक्स, हर लट में एक कहानी। चाल में वो ठहराव जैसे वक्त खुद रुक गया उसके गुजरने के इंतजार में। लबों पर जैसे दुआ हो और आवाज़ में वो तासुर, जैसे कोई पुराना साज छेड़ दिया हो दिल के कोने में। मगर सबसे खूबसूरत उसकी वो आंखें थी जो बंद थी, जिन्हें देखने की तमन्ना से हुई थी। ये 10 सालों में पहली ख्वाहिश थी जो उसके दिल ने की थी, और पल में मुकाबले उसने ये ख्वाहिश पूरी की थी। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें गहरी खामोश झीलों की मानित हरी रंगी थी, जिसमें कोई एक बार डूब जाए तो वापस लौटने का दिल ना करे। जो सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि महसूस कराती थी कि तुम अहम हो, खास हो। वो बिल्कुल उसे ही देख रही थी। बेजात का हाथ रुक गया, जो किसी ख्वाब किसी कैफियत में खड़ी बेजात को देख रही थी, जबकि बेजात की भी निगाह उसी पर थी। उसकी आधी दिखती पिंडलियाँ और आधे वजूद को मुश्किल छुपाए पर करके नाइट को आफत लग रही थी। उसका हुस्न आदि शब्बीर किसी भी मर्द को पागल कर देता। बेजात अली शाह ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और गिटार एक तरफ रख दी। वो लड़की भी जैसे इस कैफे से बाहर निकली और एकदम सीधी हुई। उसने कदम पीछे लिए, जबकि बेजात ने कदम आगे लिए। वह बाकी से देखता वो सीमेंट की दीवार को मजबूती से पकड़े खड़ा उसे देखने लगा, जबकि रूह का पेशानी पर पल से पड़े, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बरहन टांगों को घूर रहा है। वो एक लम्हे में अंदर भागी, जबकि वो उस जगह को घूरता रहा। रूह उसकी लपट पर आया, वो मुड़ गया, जबकि रूह के दिल में हल्की सी हलचल हुई थी, जैसे तितलियां सो रही हों। वो नजरें बचाने कर आई थी, लेकिन ऐसा क्यों? वो निगाहें चुरा कर उसे छुप क्यों गई? वो तो उसे जानती नहीं थी। वो अपनी बेतरतीब धड़कन पर खुद हैरान थी, और फिर उसने उसे एक महज एक इत्तेफाक समझा और सर झटका और बिस्तर पर अपने वजन को ढीला छोड़ती गिर गई। अभी भी आंखों में परेशान में गिटार से बजता वो हसीन धुन उसकी आंखों में थी। वह शान चुका के कंबल में चुप गई, क्योंकि कल उसने एक अहम काम करना था। उसने दरवाज़ा बचाया और खिड़की खोली, और सर नज़रों से चौकीदार ने उसकी सूरत देखी। हाँ बोलो, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। क्यों? वो काफ़ी सख्त लहजे में पूछ रहा था। ये मैं उन्हें बताऊंगी, बुलाओ उन्हें, वो लड़कियों से नहीं मिलते। क्यों? वो मर्द नहीं है, वाकई सुकेट के बोली, और भी बस जा रही थी कि पीछे गाड़ी आ रही, और महरोज की गाड़ी देखे चौकीदार ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। महरोज गाड़ी अंदर लेकर जाने लगा तो उसने महरोज को हाय किया। महरोज ने इर्द गिर्द देखा, कहीं से बस बेसात ना देख रहा हो। वो रूह को मुस्कुरा कर हाय कर रहा था। वो इस वक्त ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में थी, जबकि हाथ पर उसने एक छोटी सी पतली सी जैकेट डाली हुई थी। लेकिन फिलहाल वो इस जीन्स शर्ट में काफ़ी हॉट लग रही थी कि महरोज रोक नहीं सका खुद को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहती हूँ। उसकी आंखों में वो उसकी गाड़ी में झांकती मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते बोली। बेजात से क्यों? महरोज फ़ौरन अलर्ट हुआ और उसके दिमाग में बेजात की बात क्लिक कर गई, जैसे जब उसने कहा था शजर का नया मोहरा। महरोज उसे संजीदगी से देखने लगा। सुना है बेजात लड़कियों से नहीं मिलते, क्यों डरते हैं? वो मुस्कुराई दिलकशी से। महरोज उसे आंखें झुक के देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें। वो गाड़ी अंदर ले आया, रूह भी अंदर आ गई। उसने चारों तरफ में देखा, उसे लगा ये कोई कांच का शीश महल है, इतना इतना हसीन, नाजुक और बेदाग, और बिल्कुल सफ़ेद रंग में कहीं कहीं रेड कलर से नक्शो निगार रहने वाले की नफासत को बयान कर रहा था। महरोज ने ज़रा झुककर उसे अंदर चलने का कहा और उसकी पुश्त पर मुस्कुरा दिया। उसने चलते हुए जैकेट पहनी। महरोज दिल थाम गया, क्या भला थी
उसके पीछे पीछे चल रहा था। जबकि शावेला में हील की टिक टिक गूंज रही थी। वो अंदर आई और ये जगह बाहर से भी ज़्यादा शानदार थी। हर चीज़ अपनी जगह नफासत से रखी गई थी। वो मुड़ के महरोज को देखने लगा। उसने लब दबाए और आंखें उचका कर उससे पूछने लगी कि वो जिसकी तलाश में है वो कहाँ है। जबकि महरोज ने सर हिलाया और आगे बढ़ा। उसने कांच के फ्रेम पर हल्का सा क्लिक किया तो वो एकदम डर कर 2 कदम दूर हुई, क्योंकि पूरी दीवार खुल गई थी और अंदर बेजात अलीशा अपने बिस्तर पर ख्वाब खरगोश के मज़े लेकर जिसे शावर ले रहा था। क्योंकि पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। ये सब मिसर माइसा लग रहा था। बेजात महरोज ने पुकारा तो वो बात गाँव की डोरियां बंद कर दे। गीले बाल पेशानी पर सजाए बाहर निकला और महरोज के साथ साथ उसकी निगाह तो हैरान आंखों पर पड़ी। रात का मंजर अचानक आंखों के गिर्द घूमा और वो अनजान हो गया। उसने महरोज को काफ़ी नागवारी से देखा। मोहतरमा तुमसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। वो शाने झुका गया। बेजाद ने बिना कुछ बोले उसे बाहर जाने का कहा और महरोज मुंह बना के बाहर निकला और बाजात ने मालूम नहीं किस चीज़ पर हाथ मारकर बंद कर दिया। वो दीवार, और अब ये दीवार ऐसी लग रही थी जैसे इसमें कोई पोशीदा कमरा ही नहीं। वो हैरान थी, साथ के साथ काफ़ी इम्प्रेस भी थी। वो पिछले 10 मिनट से चौकीदार के साथ बैठी थी। निहायत मैनर्सलेस लोग थे ये। लाजिम खामोशी से हर चमकती हुई चीज़ को बार बार चमका रहे थे और वो 10 मिनट से चौकीदार की गोरी का मुंतजिर थी। लेकिन उसे यहाँ आकर एक बात माननी पड़ी थी कि यहाँ के मालिक से लेकर चौकीदार तक सब खूबसूरत थे। अचानक उसका बुलावा आ गया कि उसे अंदर बुलाया जा रहा है। वो उठकर अंदर आ गई। वो लाउंज के बीच में खड़ा था और उसके इर्द गिर्द कुछ मुलाजिम और महरूस भी था। बताओ क्या काम है तुम्हें? महरोज ने सवाल किया तो उसने सिर हिलाया। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग कौन हैं और मेरा बहुत बड़ा शौक है आपके साथ काम करने का। उसकी बातें महरोज ने तो पेशानी पर बल डाल लिए, जबकि उसके मुलाजिम रूह को खोलने लगे। वो पलटा। क्या करते हैं हम? उसने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वही कन्फ्यूज़ कर देने वाली निगाहें। स्मगलर हैं आप, ड्रग डीलर और कुछ कुछ आर्मी के मुखालिफ। खैर मैं ये भी जानती हूँ कि वो खोए हुए बंदा कमांडर साहब के पास है। नाइस ह्यूमर। बेजाद ने सिगरेट सुलगाई उसकी जानिब देखा। शायद बिस्तर पर पड़ी एक बेजान लाश और इस वक्त अपनी जोबन की जवानी लिए 25 साल रूह में बड़ा फर्क था। कौन हो तुम? महरोज ने बंदूक उस पर तान ली, जबकि बेजाद अब भी सिगरेट की कश भर रहा था। रूह, वो बिना डरे बोली। तुम ये सब कैसे जानती हो? महरोज को खतरे की बू आ रही थी। रिलैक्स, टेक इट इजी। इसे बाहर फेंक दो। बेजात ने चंद लफ्जों में बात खत्म कर दी। नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं बाहर फेंकने का? मैं आपके बहुत काम आऊँगी, वो बोली, जबकि बेजाद ने एक सुनी भी नहीं थी। उसके मुलाजिम रूह को घसीट के बाहर भड़क चुके थे, जबकि रूह हथेली पे मुक्का मारकर इस पत्थर की दीवार को देखने लगी। उसने पेशानी पर बल सजा लिए। सर, वो नॉक करने की जहमत के बिना अंदर दाखिल हुई और शज्जर आवाज़ में एक ज़रूरी बात सुन रहा था। पास खड़े ऑफिसर ने गहरा सांस भरकर उसके चमकते चेहरे को देखने लगा, जो उसे देखकर खिल उठा था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। सर, आपकी ये अच्छी मॉर्निंग होगी, मेरी तो अच्छी नहीं हुई। निहायत बदमिजाज और बदअखलाक किस्म का इंसान है बेजात अली शाह। लोग बोला इतनी खूबसूरत लड़की को कोई देख कर इग्नोर कर सकता है। क्या आप करेंगे? वो आंखें पटपटाती सवाल कर रही थी, जबकि शजर उसे संजीदगी से देखने लगा। सॉरी सर, उसके खड़ूस अंदाज पर ही तो दिल आता था उसका, लेकिन उसके रवैये पे माजरत करके। रो, मुझे हर कंडीशन में जानना है कि मेरे बंदा कमांडर्स कहाँ है और उसने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है। उसकी वापसी लौटने की वजह क्या है? ऐसा क्या राज है जो हारून बैग और ज़िया मुझसे छुपाते आ रही हैं? तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें हर सूरत उसके पास जाना होगा। डेफिनेटली सर, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि वो करेले की तरह कड़वा क्यों है, आपकी तरह क्यों नहीं है। उसको गहरी निगाहों से देखने लगी। उसकी हर बात में शजर था, जबकि शजर को वो अव्वलीन ठरकी लगती थी। वो लबों पर उंगली रख दिया, उसे चुप होने का कहने लगा, जबकि रूह फिर से सीधी हुई। वो नशा करता है। शजर ने उसे एक और मालूमात दी। वैसे तो फाइल में सब दर्ज था। वो चौंक गई कि वाकई उसने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। एलएसडी हकीकत को बदल देने वाला नशा। तुम जानते हो, इस नशे के बाद इतनी गहरी नींद आती है कि इंसान नशे की कैफियत में कुछ भी बोल दे, लेकिन निकलवाने वाले सामने हो तो कुछ भी हो सकता है। अपना काम अच्छी तरह करो, तभी जाकर तुम्हारे बारे में मैं कुछ सोचूंगा। शजर ने आंखें घुमाई और उसके मतलब की बात की तो वो चिल्ला उठी। हाँ, आप सच कह रहे हैं? अब मेरे बारे में सोचेंगे? वो जैसे बेहद खुश हुई थी। शजर नुकता होकर सर हिलाया। बस भी ठीक है, मैं कुछ भी करूँगी सर, डोंट वरी। उसने उसके इशारे पर हाथ मारा, जबकि शजर अब्बास ने घूर कर उसे देखा। इस बेतकल्लुफ़ी पर
सॉरी सर, वो ज़रा संभली, जौहर मुझसे कम मिलना। लेकिन वो जैसे खिलाफ थी इस बात के। मैंने कहा ना मुझसे कम मिलना, उसने ज़रा गुस्से से कहा। तो वो सर ही खाएगी कि उसके पास शजर की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक तो वो उसे खुद से दूर कर देता और दूसरा वो उस खूबसूरत सी जगह से चली जाती, फिर से उसी यतीम खाने में। लेकिन वीक में एक बार तो मिल लेते। वो मासूमियत से बोली, जबकि शजर ने गहरा सांस खींचा। तुम्हें बात कम समझ आती है शायद रू। कहा है तुम्हें जो काम तुम्हें दिया है मैंने वो करो, लेकिन तुम। उसकी बात अधूरी रह गई और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और परवरिशा कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ दो और डॉक्टर्स भी थी। शजर एकदम बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया। ये उसका दिल चाहता था इस शहर को देखने के लिए। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी, पर वह ने उसे बिल्कुल मामूली निगाह से देखा था, जैसे वो अजनबी से भी ज़्यादा अजनबी हो। परवरिशा उसके लब पर पड़ा है। परवरिशा स्मार्ट निगाहों से उसे देखने लगी। आई थिंक यू फील गुड। आपको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। शजर ने रूह की जानिब और चुपचाप खड़े उस ऑफिसर को देखा, फिर दो डॉक्टर्स को। वो मिली तो कितनी भीड़ में मिली थी, और इस वक्त रूह को खुद से पसंद करने का मतलब था कि वो सब छोड़ छाड़ के चली जाती। वो चुप हो गया और बिस्तर पे दोबारा लेट गया। उसका हाथ जख्मी हुआ था और गोली हाथ के पास से गोश्त चीरती हुई गुजरी थी। 10 सालों में ऐसे जख्म तो कई बार खा चुका था, तभी बात नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि वो ये करें वो करें। शजा का बस नहीं चला एक एक बंदे को यहाँ से भगा दे, लेकिन वो मजबूर लेटा रहा और वो वहाँ से जाने लगी। वो रूह के पहलू से गुजरी थी। उसने गौर से उस लड़की को देखा। ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पर ऊपर जैकेट डाले वो लड़की उसे देखने में मजबूर कर गई, पर उसकी सबस आंखें किसी याकूत की तरह चमक रही थी, जिसमें बेहद मासूमियत थी। उसके गुलाबी होंठ बुलवशे के बिछाने पर बल टड़े, लेकिन वो गुजर गई। और रूह ने शजर की तरफ देखा, जिसने उसे यहाँ से चले जाने का कहा। रूह कमरे से निकल गई। अब उसके दिमाग में बिजात के लिए मजीद प्लानिंग चल रही थी। उसने सामने वाले घर में झांका, वहाँ कोई एक सी रूह भी दिखाई न दिया। एक तो ये अजीब ही घर था। यहाँ आधी रात को वो धुन बजाने निकल आता था, लेकिन पूरे दिन दिखाई नहीं देता था। उसका घर बिल्कुल सफ़ेद था, बेदाग। रूह को तो ये बात भी राज लगती थी। अक्सर उसने उसे सफ़ेद सूट में देखा था। सफ़ेद रंग पहनने का मकसद था कोई, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं था उसके पास ऐसा। उसने गहरी सांस भरी और अंदर आ गई। और इतने बड़े घर में अकेली थी, लेकिन उसे डर नहीं लगा था। उसकी सांसें तेज़ी से अपनी मस्ती में सीढ़ियों से उतरने पर ज़रा उखड़ गईं। तो उसने इनहेलर निकाल के लबों से लगाया और 2-4 सांस खींची, और दोबारा इनहेलर पटक कर वो किचन में आ गई। अभी वो अपने लिए नूडल्स बना रही थी कि बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ पे वो बाहर भागी। लेकिन उसे इनहेलर की ज़रूरत पड़ गई। ज़रा खौफज़दा सी होती इनहेलर लबों से लगाती, वो अपने घर के गेट की हल्की सी छरी में से झांकने लगी। बड़ी बड़ी सियाह गाड़ियों में से कुछ लोग उतरे थे। नॉक के बिना अंदर लोगों ने एक मखसूस जगह पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुला और वो अंदर चले गए, और फिर बेजात अली शाह की गाड़ी आई, जो कि अंदर चली गई। ये लोग कौन थे? वो फ़ौरन ऊपर बढ़ी और उसने तेज़ी से टेरेस के दरवाजे के पीछे से उसके घर में झांका। वो लोग कौन थे? उसके जूतों की बस टिक टिक की आवाज़ थी। उनके जूतों की बस टिक टिक की आवाज़ थी, और वो अंदर की जानिब चले गए। फिर बेजात अली शाह अंदर बढ़ा। वही सफ़ेद सूट पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले, वो सिगरेट डब्बों में दबाए अंदर बढ़ता बढ़ता रुका। फिर वो आहिस्ते से पलट के उसने रूह की आंखों में देखा। रूह को लगा जिसम से जान निकल के वो लम्हों में पीछे हटी, और उसके दिल की धड़कनें से तक बढ़ गई कि वो इनहेलर लबों से लगा के सांस लेने लगी। उसे चुपके से सांस संभाल कर दोबारा बाहर झांका। वो भी यही देख रहा था, तब रूह के हाथ में इनहेलर कांपा और गिर गया। उसने दिल पर हाथ रख दिया और सांस की आवाज़ फैलने लगी। या तो वो कॉन्फिडेंस में उसको बाथरूम में देख कर आई थी, और अब इतना डर गई थी कि इनहेलर भी गिर गया। उसने इनहेलर उठा के दोबारा लबों से लगाया, और अब ये देखा तो वो वहाँ नहीं था। वो तेज़ी से टेरेस के दरवाज़े बंद कर गई और उसने शजर को मैसेज किया। उसे बस इतनी इजाज़त थी कि वो मैसेज कर दे और शजर उसे देखकर जवाब दे दे। उसने सूरत हाल को उसने शजर को सूरत हाल बताई। ये वो 15 कमांडर्स पे हो सकते हैं। नहीं सर, ये लोग कोई और लग रहे थे। ठीक है, चलिए पता करो। उसने ऑर्डर दिए और वो सर थाम गई। बताने का मकसद अब ये भी नहीं था कि मैं उन सांडों के महल में घुस जाऊँ, चिढ़कर उसने मैसेज कर दिया। जब कोई शरारती आंखें मुस्कुरा रही थी कि वो जानती थी वो तब गया होगा। जवाब नहीं देगा, लेकिन काम तो उसका यही था जिसकी वो भारी कीमत भी ले रही थी, और एक यतीम खाने की बजाय बहुत अच्छे घर में रह रही थी।